हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में ये चैप्टर हमने बहुत पहले करीब 2 महीना पहले स्टार्ट किया था, बट किसी वजह से हमने किसी दूसरे चैप्टर को पहले कर लिया। ठीक है, सो अब समय आ गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करने का। एक्चुअल में हमने फर्स्ट लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी का दिया था, जिसमें हमने बताया था आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन है, I इक्वल टू वीना बताया था हमने। ठीक है, तो आज का लेक्चर I इक्वल टू वीना से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, करंट प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर कहीं टेंसर मिल गया ऑप्शन में तो टेंसर मार देना, नहीं तो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा तो स्केलर क्वांटिटी करंट है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में करंट के बारे में हमने डिस्कस किया था और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था। ये दो चीज हमने पढ़ा था। ठीक है, सो आज हम इसके आगे आपको बताएंगे, है ना, कि करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, बट करंट के जैसा ही कोई क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, देखो क्या बताते हैं, करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, दोनों है। तो होना तो चाहिए था वेक्टर, लेकिन वो वेक्टर नहीं है। करंट भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। ठीक है, बट फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि ये तो दोनों रहते हुए स्केलर क्वांटिटी को कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके जैसा एक क्वांटिटी डिस्कवर किया उन्होंने, दैट इज करंट डेंसिटी। सो पहले समझते हैं हम करंट डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ओम्स लॉ पर आएंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करंट और डेंसिटी किसको कहते हैं। ये तो भैया स्केलर क्वांटिटी, ये हमारा सेकंड पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियसली 2 महीना पहले दिया हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं करंट डेंसिटी। करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, बट उसी के जैसा एक नाम है करंट डेंसिटी, जिसको इन्होंने वेक्टर क्वांटिटी कहा एंड रिप्रेजेंटेड बाय J। ठीक है, तो करंट डेंसिटी क्या है, एक्चुअली करंट डेंसिटी क्या है, करंट ही है। ठीक है, करंट ही है फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग क्रॉस एनी कंडक्टर पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ करंट या द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। बट कंडीशन है कि, कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड एरिया इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट एरिया प्रोवाइडेड एरिया इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। ये जो एरिया है परपेंडिकुलर होना चाहिए करंट का फ्लो के डायरेक्शन का। ठीक है, अच्छा कहने का मतलब ये हुआ कि J इज इक्वल टू क्या है, करंट पर यूनिट एरिया, तो मतलब करंट पर यूनिट एरिया। ये हम करंट डेंसिटी का फॉर्मूला कर सकते हैं, J इज इक्वल टू I बाई A का। ठीक है, सपोज करो कि कोई एक कंडक्टर है, यहाँ पर कोई कंडक्टर लिया। ठीक है, इसका एक कोई क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो, यहाँ पर मान लो कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, इससे जो करंट पास हो रहा है, ठीक है, पर यूनिट एरिया, ये क्या है, एरिया, दिस एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के जस्ट परपेंडिकुलर में एरिया। ठीक है, तो वैसे को हम करंट डेंसिटी कहेंगे, द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट एरिया प्रोवाइडेड एरिया इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। 2-3 चीज इसमें याद रखना है करंट डेंसिटी में।
पहला फर्स्ट याद रखो कि क्या एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। पहला एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। पहला दूसरा पॉइंट याद रखने के लिए है एरिया वेक्टर along the direction of current होना चाहिए। दूसरा एरिया वेक्टर should be along the direction of current। ठीक है, एरिया वेक्टर हमेशा करंट के अलॉन्ग। देखो दो चीज कंफ्यूजन वर्ड क्या है, एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, पहला चीज। दूसरा एरिया वेक्टर शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। एक है परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, एक है अलोंग द डायरेक्शन। अलोंग द डायरेक्शन है वो एरिया वेक्टर है और परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट है दैट इज एरिया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ध्यान देने लगी है कि J जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी क्या, J इज करंट डेंसिटी इज along the direction of current, along the direction of current। मतलब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी भी फ्लो होगा। करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन वही रहेगा। तो लिखो डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी। तीसरा नंबर पॉइंट डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको ख्याल रखना है। ठीक है, अब थोड़ा हम यूनिट की बात कर लें। यूनिट पर बात करें, यूनिट तो देखो J का क्या है फॉर्मूला, J इक्वल टू I अपॉन A। I का हो गया एम्पियर, ठीक है, और ये हो गया मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सी द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखो, सपोज करो कि ये कोई कंडक्टर है, इससे इलेक्ट्रिक करंट I पास हो रहा है, हम चलते हैं। ठीक है, हम कोई सरफेस कोई एरिया जो दिए ऐसे देते हैं। सपोज करो ये एक एरिया है, एरिया A है, इसका डायरेक्शन ये होगा। ठीक, करंट तो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है करंट। तो क्या बोला है कि करंट डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो क्या इसका कंपोनेंट हम ए जो एरिया है इस डायरेक्शन में ऐसे, तो इसका हम ये कंपोनेंट क्या लेंगे, ए cos थीटा। अगर ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के साथ एरिया जो है इसका थीटा एंगल मान लिया, तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, ए cos थीटा होगा। तो ये जो एरिया वेक्टर हुआ, क्या तीसरा लिखे, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। दूसरा पॉइंट एरिया वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये जो एरिया करंट तो हमारा ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर जो है ना वो भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इस ए का कंपोनेंट ले लेंगे ए cos थीटा। देखो भाई करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है पक्का। अब हमको क्या बोला है कि एरिया वेक्टर भी करंट की ही डायरेक्शन में होता है, तो हमको तो ये एरिया इस डायरेक्शन में, इसका ये वाला कंपोनेंट ए cos थीटा, ए cos थीटा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। सो एज पर दिस फिगर हम कह सकते हैं कि J इज इक्वल टू I अपॉन ए cos। ठीक है, अच्छा तो यहां से I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, J इंटू ए cos थीटा। अब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर A डॉट B का क्या फॉर्मूला था, AB cos थीटा। तो cos थीटा लग गया है, मतलब कि ये और ये इसका डॉट प्रोडक्ट है करंट। तो कह सकते हैं करंट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। करंट डेंसिटी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक करंट।
ये हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा एरिया हो तो हमको तो एरिया वेक्टर लेना अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ले लिया हमने, ठीक है। फिर बोला कि J का फॉर्मूला I अपॉन एरिया होता है, ठीक है, तो एरिया को ले लिया हमने, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट को ख्याल में रखते हुए हम इस एक ये नहीं लिया बल्कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट A cos थीटा जो एरिया वेक्टर है वो हमने लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते छापते हैं। दिख रहा है ना? अच्छा जा रहा है, ठीक है। चलिए तो हम डिफरेंस देखते हैं कि करंट डेंसिटी और करंट में क्या डिफरेंस है। हाँ, तो इधर हम लिखते हैं, करंट और इस तरफ लिख देते हैं करंट डेंसिटी, ठीक है। सबसे पहले तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी ये वेक्टर क्वांटिटी। ये जो है ना इसको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, और ये है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, ठीक है। पहला तो हम लिख दिए कि स्केलर और वेक्टर का कहानी, दूसरा है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, ठीक है। सो मेनली ये हम करंट और करंट डेंसिटी में हम कर सकते हैं डिफरेंसेस, ठीक है। लिख ले मेजर डिफरेंसेस यही है, ठीक है। चलिए एक और पॉइंट लिख सकते हैं, ये जो करंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होल ऑफ द कंडक्टर, ये पूरे कंडक्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। ये क्या है, सम पॉइंट्स का, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर। तो ये दो तीन डिफरेंस हम कर सकते हैं करंट में एंड करंट डेंसिटी में, ठीक है। तो चलिए करंट एंड करंट डेंसिटी क्लियर हो गया, अब हम बढ़ते हैं ओम्स लॉ की ओर, ठीक है। मिटा दे, आइए ओम्स लॉ देखते हैं। 10th क्लास में भी आपने पढ़ा ओम्स लॉ, यहाँ पढ़ोगे ओम्स लॉ क्या है, V is directly proportional to I, शॉर्ट में कहें तो ये कहें कि V is directly proportional, potential difference across a conductor है ना, is directly proportional to the current passing through it provided some physical conditions like temperature, pressure, humidity, ठीक है, mechanical strain and so on, ये सब कांस्टेंट हो तब जाके ये प्रोपोर्शनल टू ये होता है। V is proportional to I है but under certain condition, क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में हम PD लिख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to the current, ठीक है, passing through it provided temperature,
प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, एंड सो ऑन रिमेन्स provided temperature, pressure, humidity remains same, ठीक है। तो अगर ये सारा सेम है तब जाकर के V is proportional to I का सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, कहने का मतलब ये हुआ एज पर ओम्स लॉ कि V is directly proportional to I, यही चीज तो है, directly proportional to current passing through provided ये remains same। यहाँ पर हटाते हैं इसको, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं, यहाँ पर हटाते हैं V को, तो ऐसा हम लिख सकते हैं क्या, ये R क्या है, R है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। थोड़ा यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ आर की बात करते हैं। देखो ये क्या है, आर का फॉर्मूला जैसा हम जान रहे हैं V बाई आई, तो यहाँ पर प्रूव कर दो V का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वोल्ट बाई एम्पियर। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं V A इनवर्स, ये इसका यूनिट फॉर्म। एक्चुअल में पता है, आपको पता है क्या, ओम पता है, ठीक है, लेकिन अगर मान लिया जाए कि ऑप्शन में ओम्स नहीं दे, ओम नहीं दे, OHM लिख देते हैं, इसका सिंबल है ऐसे। अगर आपको ओम तो 10th क्लास से पढ़ते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है ओम, ऐसा यूनिट है ओम, ऐसा यूनिट है ओम, बट बाय द वे ऑप्शन में आपको ओम ना दे करके अगर VA इनवर्स लिख दे तब सो दोनों चीज को ध्यान में रखना है, ओम्स तो रट्टा हुआ चीज है 10th क्लास से, ठीक है, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना है। एज पर फॉर्मूला यूनिट क्या है, VA इनवर्स दैट इज ओम, ठीक है। तो ये तो हमने यूनिट की बात की। अच्छा, अब हम चलते हैं, इसमें डिडक्शन करना है, ओम्स लॉ का डिडक्शन, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस का ये हो गया, R इक्वल टू V बाई R, इसे यूनिट बना दिया हमने, ठीक। अब हम चलते हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कैसे डिडक्शन हुआ, कॉजेज ऑफ या ओरिजिन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है पता है आपको, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और आप डेफिनेशन पढ़े हो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा है। तो उसको डिफाइन ऐसे किया गया है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक। तो हम थोड़ा सा डिडक्शन की ओर बढ़ते हैं, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, मिटा दें इसको, छाट इसको, हम डिडक्शन की ओर आते हैं। ठीक है, हाँ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आपको पता है कैसे बनेगा, इधर V रख दो, है ना, V कर लो पोटेंशियल डिफरेंस को, या डेल्टा V कर लो, और इस तरफ आप करंट को रख लो, इस तरफ करंट को रख लो, ठीक है। तो R का जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर इसे आप देखो, स्लोप निकाल करके, यहाँ पर मान के चलो कि ये थीटा है, tan थीटा निकालोगे तो दिस डिवाइडेड बाय करंट, है ना, तो ये हर जगह स्लोप सेम रहेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका मतलब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, किसी भी पॉइंट पर आप स्लोप देखोगे तो सेम रहेगा, जो यहाँ पर वैल्यू है वही यहाँ पर वैल्यू रहेगा एंगल्स का, ठीक है। तो ये हमारा V का है, ये I का है, तो ये हमारा R का हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए डिडक्शन की ओर बढ़ते हैं, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ क्या है, हाँ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था आपको कि I इज इक्वल टू V ना याद रखना, EN
एक सब सारे का मीनिंग पता है आपको। VD का मतलब क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। E का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। N का मतलब क्या है? नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी। A का मतलब क्या है? एरिया। ठीक है। N का मतलब नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का मतलब प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, चलिए तो और हम VD के जगह पर क्या फॉर्मूला है? ये प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी बताया था। VD का फॉर्मूला क्या बताया था? वहां लिखते हैं VD की जगह पर E/m इंटू V/L, ये बताया था। पिछले रिलेशन में आया था ना, VD इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आया था, E/m इंटू V/L। ये फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी में लाया था। इंटू टाउ, इंटू टाउ। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो ये हो गया टाउ इंटू टाउ। ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लाया था। इंटू E है n a। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी टर्म में लाए थे, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर हमको जरूरत नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस का जरूरत, क्योंकि ओम्स लॉ में क्या है? V/I लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट लेना है, इसलिए हम VD कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वाला लिए हैं। ठीक है, V/L इनटू टाउ। टाउ हमको क्या लेना है? देखो भाई पता है हमको V/I करना है, यही ओम्स लॉ है, इक्वल टू जो निशान थे। तो अब तक ये V के नीचे I को ले लो, बाकी सबको हटा लो यहाँ से। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? E इंटू E स्क्वायर इंटू टाउ इंटू n इंटू a डिवाइडेड बाई ml। यहाँ पर v को हमने साइड कर दिया। ठीक है, E स्क्वायर v E स्क्वायर टाउ n a, E स्क्वायर टाउ n a और नीचे ml, v को साइड कर दिया। ठीक है, अब हम v के नीचे I को लेकर चले जा रहे हैं और ये सब को हटा के इस तरफ लेके चले जा रहे हैं। क्या लिख सकते हैं? ml बाई E स्क्वायर इंटू टाउ इंटू n इंटू a इज इक्वल टू V/I। ये था ना, V/I इज इक्वल टू क्या था? R था। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आया ml बाई E स्क्वायर इंटू टाउ n, यही रेजिस्टेंस है, इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। सो हम लिख सकते हैं फर्दर, हम राइट साइड को पहले लिख रहे हैं। ठीक है, सो V/I इज इक्वल टू आपको आया ml बाई E स्क्वायर इंटू टाउ इंटू n इंटू a आया। बिल्कुल, इसमें जो ये जो चीज दिख रहा है यही चीज रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस और क्या क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, L है लेंथ ऑफ कंडक्टर, E इलेक्ट्रॉन, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, नंबर डेंसिटी, एरिया। दीज आर द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, सो V/I इक्वल टू R हमने पढ़ा है ओम्स लॉ में, तो V/I इक्वल टू ये आया, इसका मतलब यही चीज रेजिस्टेंस है, यही चीज रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलिए तो अब हम एक चीज और आते हैं लेकर के यहाँ से R की जगह पर हम लिखते हैं, तो रिडक्शन हो गया, V/I इज इक्वल टू ये सब को हटा के R लिखते हैं, बस डिडक्ट आ गया बस। V/I तो R इक्वल टू बिना से उठाए VD की जगह पर ये डाले, ऐसे करके V/I इक्वल टू R आती है। ठीक है, यही तो ओम्स लॉ है। ठीक है, डिडक्शन हो गई। हाँ, एक और चीज हम बोल रहे हैं, R की जगह पर क्या 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 ml बाई E स्क्वायर इंटू टाउ n a, यही है। ठीक है, यहां से हम ऐसा करते हैं, L बाई a को थोड़ा साइड कर लें, E स्क्वायर इंटू टाउ इंटू n इंटू L बाई a लिख सकते हैं सर, थोड़ा सही L बाई a थोड़ा सा साइड कर देंगे। अब थोड़ा साइड करने से फायदा ये हुआ कि ये जो टर्म दिख रहा, ये जो टर्म आपको दिख रहा है
m by e स्क्वायर इंटू टाउ इंटू n नंबर डेंसिटी। इसको हम एक अलग चीज करते हैं, रो करते हैं, रेसिस्टिविटी जिसको आप कहते हो। तो रेसिस्टिविटी इंटू ये L बाई A। ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, R इक्वल टू रो इंटू L बाई A। तो रो एक्चुअल में रेसिस्टिविटी जो नाम का चीज है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यहाँ पर रो क्या है, रो को कहते हैं रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी या फिर कह लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये रो है हमारा, रेसिस्टिविटी कर लो या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कर लो। तो ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, 4 रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उसमें से 2 को मिला करके ये आज रो इक्वल L बाई आया था। ठीक है, इस पर आज हम लोग मेथड्स भी करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी और बताया कि आपको क्या होता है। हाँ, तो रेसिस्टिविटी किसको कहें, एक मास m बाई e स्क्वायर टाउ इनटू n, ये हमारा रेसिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया। अब हम आते हैं थोड़ा सा यूनिट की बात कर लें इसका, कि रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा। तो यूनिट के लिए आपको यहीं से आना होगा। आते हैं यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, आइए यहां पर आते हैं। यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, देखो ये फॉर्मूला R इक्वल टू आया है हमारा रो इंटू L बाई A। यहां से आप रो का फॉर्मूला बना लो। सो रो का फॉर्मूला बन गया R इंटू A अपॉन L। यहां से यूनिट पुट करो, ओम मीटर स्क्वायर मीटर। सो ओम हो गया मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, मीटर से मीटर गया, 1 मीटर बचा, मतलब ओम मीटर इसका यूनिट हुआ। ठीक है, रेसिस्टिविटी का यूनिट पड़ गया ओम मीटर। तो इसी फॉर्मूला से आया है, यहाँ तक तो आप पढ़े प्रीवियस क्लास में। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी का हमने ला दिया आपको लिख दिए। उसके बाद कुछ एक दो छोटे छोटे टर्म है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसको कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसको कहते हैं। ठीक है, तो आप देख लें, इसको मिटाते हैं। तो डिडक्शन हो गया। उसके बाद हमने बताया आपको रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस के बारे में। ठीक है, दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, चलिए मिटा दें। हाँ, तो एक चीज यहाँ पर लिख देते हैं, लिस्ट डाउन कर देते हैं आपको। R किसकी जगह पर आया है, ml बाई e स्क्वायर इंटू टाउ इंटू n इंटू L, इसके जगह पर R आया है। ठीक है, आगे हमको इस्तेमाल करना है। तो चलिए R भी जो ओम्स का फॉर्मूला लिखे, V बाई I इज इक्वल टू R। ठीक है, ये तो स्केलर फॉर्म है, तो ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, बट थोड़ा सा हम कुछ छोटे छोटे टर्म्स देखें। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसको कहते हैं। ठीक है, तो छोटा सा टर्म है एक हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की छोटा सा टर्म है, छोटा सा टर्म, 2 टर्म मिलेगा है। पहला टर्म ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इसको हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखो नाम से ही क्लियर है, रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस एक वर्ड होता है। ठीक है, तो उसी के जैसा है कंडक्टेंस, सॉरी हाँ ठीक है, कंडक्टेंस उसी रेसिस्टेंस के जैसा है। इसका मतलब ये हुआ कि G इज इक्वल टू 1 बाई R, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है,
इसका यूनिट पढ़ ले, यूनिट में आते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम होता है, तो 1 बाई ओम हो गया, है ना, मतलब ओम इनवर्स कहेंगे। ठीक है, ठीक। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ, ओम OHM लिखते हैं। इसका उल्टा देखो कैसे कैसे नाम बनाया, कैसे कैसे इसको लिखा गया है। इसको ओम इनवर्स सही है, आप ही वर्ड्स में लिखो तो OHM लिखते हो, तो इसका उल्टा लेना है, रेसिप्रोकल लेना है, तो इसको ऐसे लिखना है महो करके, MHO, महो, ये भी यूनिट है। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको ओम इनवर्स नहीं करके महो लिख सकता है, या और भी लिख सकता है, क्या लिख सकता है? सीमेन, क्या लिखेगा? सीमेन भी लिख सकता है। ठीक है, तो महो लिख लेते हैं, ये हो गया, या फिर एस से इंडिकेट करते हैं, सीमेन भी करते हैं। ठीक है, 1 बाई आर जो है ना, तो जी इसका यूनिट क्या है? सीमेन भी यूनिट है, या फिर महो कर लो, या फिर ओम इनवर्स कर लो। ओम इनवर्स पर इसको उल्टा किया गया वर्ड्स को, ये बना और ये सीमेन एस। तो ये सारे यूनिट है, कहीं कहीं आपको ध्यान रखना है, ओम इनवर्स तो जानते ही हो आप, इसका जस्ट उल्टा करना है तो ओम इनवर्स के, बट ये सब यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है, ये कंडक्टेंस जी अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कंडक्टिविटी किसको कहते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, बता दें, क्लियर है? चलिए, दूसरा हम लिखते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इसका दिया गया है सिग्मा। ठीक है, ये किसका? अच्छा, रेसिस्टिविटी से नाम मिलता जुलता है, रेसिस्टिविटी रो से नाम मिलता जुलता है। देखो ये कंडक्टेंस था, ये मिलता जुलता नाम है रेसिस्टेंस से, तो उसका रेसिप्रोकल है। ये कंडक्टिविटी, तो ये रेसिस्टिविटी से मिलता जुलता वर्ड है, सो इसलिए रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। तो हम ये इसको कहेंगे 1 बाई रेसिस्टिविटी हो गया। तो रेसिप्रोकल ऑफ कर सकते हो कि रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, अच्छा, यूनिट की बात करें, यूनिट में आते हैं, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। चलो 1 बाई ये है ना, 1 बाई रेसिस्टिविटी का क्या यूनिट पता है? ओम मीटर, तो ले लो यहां से ओम मीटर, तो ओम का भी इनवर्स बन गया और मीटर का भी इनवर्स बन गया। ठीक है, तो ये यूनिट ले सकते हैं कंडक्टिविटी का, और क्या यूनिट बना सकते हैं? देखो ओम इनवर्स जो है ना, इसको क्या लिख रहे हैं? महो लिख रहे हैं, तो 1 बाई ये जो है ना, ये तो महो हो गया। ठीक है, और ये मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स, तो आप ये भी यूनिट बना सकते हो। एक तो ये हुआ, दूसरा आप बना सकते हो महो, महो मीटर इनवर्स ही बना सकते हैं। देखो 1 बाई ओम, 1 बाई ओम को आप महो लिखते हो, बराबर है। एक और नीचे एम, एम का मतलब मीटर, तो मीटर इनवर्स ऊपर जाके लगा देंगे। एक तो ये लिख सकते हो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और क्या लिख सकते हो? देख लो 1 बाई ओम को आप सीमेन भी कर रहे हो, 1 बाई एम को सीमेन, तो सीमेन मीटर इनवर्स है ना, सीमेन ये भी लिख सकते हो। सीमेन मीटर इनवर्स SM-1 ये भी कर सकते हो। तो एक चीज से अलग अलग यूनिट्स बनाया गया है ना, इसको इसमें मिलाया गया है। ठीक है, तो आपको 1 बाई इसका याद है, तो ये मीटर इनवर्स ओम इनवर्स को क्या करते हैं? उसको महो भी कर सकते हैं, या फिर इसको एक और सीमेन नाम दिया है पिछला में, ठीक है, वो भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो कंडक्टिविटी क्या हो गया? रेसिस्टिविटी का उल्टा, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस जैसा मिलता जुलता है, इसलिए रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हो गया। कंडक्टिविटी रेसिस्टिव जैसा मिलता जुलता वर्ड है, तो ये नाम हो गया। ठीक है,
चलिए, तो ये तो छोटा छोटा टर्म था। उसके बाद अब हमारे फिर से अगेन आ रहे हैं हम ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ को V = I है, उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो अब हम उसका वेक्टर फॉर्म लिखने जा रहे हैं, या फिर कह लो आप मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं हम। वेक्टर फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। अच्छा, आप ये V/I = R जानते हो, इसी से फॉर्मूला आप बना लिए, V = I बना लिए। तो जिस तरह से इसने ये फॉर्मूला बना, उसी तरह से इसमें क्या आएगा, तो स्केलर फॉर्म है। क्या है? स्केलर फॉर्म है। दिस इज स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्मूला है। सोचो V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें हमको वेक्टर क्वांटिटी में इसके जैसा क्या क्वांटिटी आ सकता है? सोचो क्या आ सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E = लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में वेक्टर क्वांटिटी लगाना पड़ेगा, देखो I है स्केलर। तो इसके जैसा कोई है वेक्टर क्वांटिटी, इसके जैसा कोई वेक्टर क्वांटिटी स्टार्टिंग में करंट डेंसिटी, ठीक है। सो यहां पर ले लिए करंट, हाँ I है स्केलर क्वांटिटी, तो इसके जैसा कोई क्वांटिटी ले लिए, तो क्या है? करंट डेंसिटी, दैट इज J × R। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के जैसा क्या चीज है? रेजिस्टेंस के जैसा, तो इसमें आ जाएंगे हम रेजिस्टिव, ठीक है, बराबर। तो ये जो फॉर्म हुआ, यही हमारा कहेगा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, कुछ और चीज देखने को मिलेगा। यहां से J का फॉर्मूला बना लेना, J = क्या हो जाएगा? E × 1/ये। अब अभी जस्ट हमने पीछे बताया था कि 1/रेसिस्टिविटी, 1/रेसिस्टिविटी क्या करते हैं? कंडक्टिविटी, है ना, दैट इज सिग्मा, है ना। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम, ये = ये इनटू क्या? सिग्मा। ये भी कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म, है ना, ये कर लो, सब वेक्टर फॉर्म ऑफ ये V = I है। V के जगह पर हमने बोला कि वेक्टर जैसा कोई क्वांटिटी क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिया हमने। अच्छा, I के जैसा, I तो स्केलर क्वांटिटी, इसके जैसा कौन सा क्वांटिटी है? तो करंट डेंसिटी है, हमने बोल दिया J है, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के जैसा कोई क्वांटिटी यहाँ पर वैसा आगे रेसिस्टिविटी आ गया। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। थोड़ा सा आगे एक्सपेंशन कर करके हम इसके रो को हटा करके हम सिग्मा के टर्म में चले गए, थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो ऐसा नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये है हमारा स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, इसको मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं कि रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, ठीक है। एंड आफ्टर दैट R = ρ × L/A से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, किस किस फैक्टर पर रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है? हाँ, तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, पहला लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरा, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा, प्रॉपर्टी ऑफ नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर। चौथा क्या होगा? टेम्परेचर प्रेशर पर, है ना। ये सब क्या है कि ये सब कीपिंग टेम्परेचर प्रेशर ये सब सेम रखना होगा, ठीक है। लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। पहला वाला लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ नेचर ऑफ कंडक्टर, और चौथा क्या होगा?
टेम्परेचर पर, इस फैक्टर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब पर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटेगा, ऐसा। ठीक है, आगे हम लोग इक्वेशन पढ़ेंगे कि रेसिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। टेम्परेचर कोफिशिएंट पढ़ेंगे ऑफ रेसिस्टेंस, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारा फैक्टर्स है जिस पर कि रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, प्रोवाइडेड क्या क्या, कीपिंग टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये रेसिस्टेंस ये सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, रेसिस्टिविटी किस फैक्टर पर डिपेंड करता है वो भी देखेंगे। चलिए अभी कि रेसिस्टिविटी की हम लोग बात करते हैं। डालते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा टेम्परेचर तो डायमेंशन, जियोमेट्रिकल डायमेंशन, टेम्परेचर तो यहाँ कांस्टेंट है, जियोमेट्रिकल डायमेंशन, सॉरी तभी तो एरिया पर, सच एज लेंथ, एरिया, ये सब डायमेंशन। नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल ऑफ, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। 10th क्लास में आपको यही जो बताया गया था, इस दोनों फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके, है ना, R जैसे करके L/A किया गया था। R इक्वल टू इसके जगह पर हटा के रो लाया गया था, L/A। 10th क्लास में यही से आपको बताया गया था। इस दो को मिला करके ये R इक्वल टू रो इनटू L/A लाया गया था 10th क्लास में। ठीक है, और यहाँ पर R इक्वल टू L के टर्म में जो वो फॉर्मूला है वहां से देखा गया कि ये वाला जो चीज है यही हमारा रो है। ठीक है, तो उसको हटा के रो डाल दिया गया, रो इक्वल का ये है। ठीक, चलिए ठीक है। तो क्या क्या, लेंथ हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, नेचर ऑफ मटेरियल हो गया, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन हो गया, सच एज की लेंथ हो गया, टेम्परेचर, एरिया हो गया, ये सब। ठीक है, ये चार फैक्टर पर डिपेंड करता है। कीपिंग टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अगला हम रेसिस्टिविटी का लिखें। रेसिस्टिविटी का लिखें, चलिए यहाँ पर हम रेसिस्टिविटी का लिखते हैं। ठीक है, तो रेसिस्टेंस का जिस तरह से हम देखें वैसे ही कुछ रेसिस्टिविटी का भी है कि देखो रेसिस्टिविटी तो ज्योमेट्रिकल डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा है, बट सबसे पहले याद रखो कि रेसिस्टिविटी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है। रेसिस्टिविटी पहला, रेसिस्टिविटी does not depend on डायमेंशन। बड़ा है, छोटा है, कॉपर का चीज ले लिए, एक पेन पतला से मार्कर ले लें, कॉपर का मान लेते हैं, है ना, और एक बाल्टी ले लो, हाँ बकेट ले लो, कॉपर का ही होना चाहिए बशर्ते, है ना, बड़ा सा सिलेंडर ले लो, कॉपर का ही होना चाहिए। डायमेंशन में तो बहुत फर्क है, इसका और एक बड़ा सा सिलेंडर ले ली, डायमेंशन में बहुत फर्क है एरिया में, बट रेसिस्टिविटी सेम रहेगा। उसको डायमेंशन से मतलब नहीं है कितना लंबा है, कितना एरिया बड़ा है, डजंट मैटर। ठीक है, सो सेम रहेगा, डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन। फर्स्ट केस डिपेंड ऑन किस पर, फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन पर डिपेंड करेगा। डिपेंड ऑन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन, फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन। तीसरा, पहला तो डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन हो गया, दूसरा डिपेंड ऑन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन पर डिपेंड करेगा। तीसरा ये भी ले सकते हैं कि आप डिपेंड ऑन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन हो गया। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कह सकते हो इसको। ठीक है, ये नेचर ऑफ मटेरियल है, तो इसमें देख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्या है ये? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है।
ठीक है। चलिए, तो ये दो तीन चीजें ध्यान रखना था। रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन, डिपेंड्स ऑन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन, एंड दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल रेसिस्टिविटी। ठीक है। सो हमने यूनिट का बात कर लिया, रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी का यूनिट्स क्या होता है। ठीक है। उसके बाद दोनों में कौन किस पे डिपेंड करता है ये भी हमने बात कर लिया। ठीक है। उसके बाद हमारा कुछ आता है न्यूमेरिकल सम, r इक्वल टू रो इनटू l बाई, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल्स है। ठीक है। लेंथ को डबल कर दिए, लेंथ को आधा कर दिए, तो कैसे इसका रेसिस्टेंस चेंज होगा ये पढ़ना है। टेम्परेचर से कैसे चेंज होगा वो अगले क्लास में हमें पढ़ेंगे। ठीक है। अगले क्लास में टेम्परेचर का डिपेंडेंस अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग आते हैं रो इक्वल टू r इक्वल टू रो इनटू l बाई a पर क्वेश्चंस करेंगे। r इक्वल टू रो इनटू l बाई a, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस होगा। चलिए लिख लीजिए इसको। मिटा दें, मिटा दें। ओ हाँ, ये हो गया प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। हाँ ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल डज नॉट डिपेंड ऑन, डिपेंड्स ऑन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन। ठीक है। हाँ, मान लो एक कंडक्टर है, इसका एरिया मान लो a है, लेंथ l है। इसको स्ट्रेच करके इसका लेंथ को डबल कर दिए, इसको लेंथ को, इसके लेंथ को डबल कर दिए 2l। ठीक है। एरिया भी चेंज हो जाएगा, लेट इट बी a डैश कर दिए। ठीक है। तो इसका नया रेसिस्टेंस, इसका r है, तो इसका नया रेसिस्टेंस कितना होगा। ठीक है। अब कंडक्टर वर्ड्स लिख दे रहे हैं। अब कंडक्टर जिसका लेंथ l है, रेसिस्टेंस r है ना, और क्रॉस सेक्शन एरिया a है। ठीक है। अब कंडक्टर जिसका लेंथ l, रेसिस्टेंस r एंड l एरिया a इज स्ट्रेच्ड to twice its original length, तो फाइंड करना है आपको, फाइंड इट्स न्यू रेसिस्टेंस। ठीक है। आपको इसका नया रेसिस्टेंस बताना है। जब खींच के इसको लंबा कर दिया गया, कितना 2 टाइम्स कर दिए हैं या 3 टाइम्स ले लो। ठीक है। स्टेज टू 3 टाइम्स। ठीक है। चलो, तो मतलब कि जब खींच के लंबा करेंगे तो पतला हो जाएगा। ठीक है। ये 3l हो गया है ना। अच्छा, ये l था तो ये 3l कर दिया गया, एरिया तो चेंज होगा ही, a डैश पतला हो गया है। ठीक है। चलिए, यहाँ पर r आपका रेसिस्टेंस है, तो इस केस में रेसिस्टेंस कितना होगा ये पता है। रेसिस्टिविटी सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल वही है। दोनों मान लेते हैं कॉपर वायर दिए, तो कॉपर ही, तो उसको खींच के लंबा किया गया, डायमेंशन पर डिपेंड तो करता है रेसिस्टिविटी। आइए, तो ये इस केस की बात करते हैं। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दो आप, रो इनटू l बाई a। इस केस में रेसिस्टेंस, नया रेसिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लो। रेसिस्टिविटी तो वही रहेगा, मटेरियल वही है, खींच के लंबा कर दो, पतला कर दो, छोटा कर दो, मोटा कर दो, डजंट मैटर। ठीक है। अच्छा, लेंथ इसका, चलो ये डैश फॉर प्रेजेंट मान ले रहे हैं, l डैश है, चेंज कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया गया। ठीक है। या फिर ये 3l बाई, कहाँ गया, एरिया हो गया है इसका a डैश। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो और ये सेकंड इक्वेशन। अब आप थोड़ा डिवीजन कर लो, तो सेकंड बाई फर्स्ट कर लेते हैं। तो कर लो r डैश बाई r इज इक्वल टू रो इनटू 3l बाई a डैश, ये उल्टा होगा, a ऊपर चला जाएगा, बोलो सही है,
रो इंटू एल, एल से एल गया, रो से रो गया, ठीक है। सो हमारा आया आर डैश ऑन आर इज इक्वल टू 3 इंटू ए बाई ए डैश, 3 इंटू ए बाई ए डैश। चलो ये तो सही आया, आर डैश बाई आर इक्वल टू 3 इंटू ए बाई ए डैश आया। हमको आर डैश निकालना है, इस आर को हम मल्टीप्लाई कर ले, चलो ठीक है, आर को कहते हैं मल्टीप्लाई करेंगे। बट इससे तो हमको कंफर्म नहीं पता चल रहा है कि ये जब लेंथ को ट्रिपल कर दिए तो इसका रेजिस्टेंस कितना टाइम्स बढ़ गया, ये तो पता नहीं चल रहा है। सो हमको ए और ए डैश का कुछ उपाय यहाँ करना होगा, ठीक है। अच्छा जरा ये बताओ कि वॉल्यूम अगर खींच के बड़ा कर दिया जाए या छोटा कर दिया जाए, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, हाँ वॉल्यूम सेम रहेगा। तो जरा आप इस केस में वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू हाइट कहो या लेंथ कहो। तो चलो यहाँ पर इस केस का वॉल्यूम अगर लें तो a इंटू एल होगा, इस केस का वॉल्यूम लें तो क्या हो जाएगा, a डैश इंटू लेंथ 3 बराबर है। तो हमको आप ये a और a डैश का चीज हटाना है, तो a और a डैश का यहाँ से लेंथ फिगर में आ जाएंगे, देख लो तो a बाई a डैश यहाँ से निकाल सकते हो 3l अपॉन l, l से l गया 3 आया। तो आप क्या करो कि यहाँ a बाई a डैश को हटाओ और यहाँ पर 3 ले लो, यहाँ से a बाई a डैश का वैल्यू कितना आया, 3 आया। आप a बाई a डैश की जगह 3 डाल दो, सो r डैश अपॉन r इक्वल टू कितना, तो r डैश इक्वल टू 9a आया, सॉरी ये नहीं 9r। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेंथ को ट्रिपल कर दिए तो उसका रेजिस्टेंस उसका स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, अगर ये 4 टाइम्स कर दें तो कितना आ जाएगा, कितना 16R हो जाएगा, ओरिजिनल से 16 गुना बढ़ जाएगा, क्लियर। ओरिजिनल से 16 टाइम्स बढ़ जाएगा न्यू रेजिस्टेंस। अगर ये 5 टाइम्स लेंथ कर दें तो उसका, अगर हाफ कर दें तो 1/4 हो जाएगा, उसका भी स्क्वायर। तो क्या हम इस क्वेश्चन को बना, आपको शॉर्ट ऐसे बता दें जितना टाइम्स किया गया है, हाँ एक शॉर्ट तरीका भी बताएंगे, ठीक है। आपको इतना कैलकुलेशन कि वॉल्यूम को इक्वेट करो इस वॉल्यूम को इस वॉल्यूम को, इतना करने की जरूरत नहीं है, एक शॉर्ट फॉर्मूला आपको बता दें, ठीक है। आप याद रखो न्यू रेजिस्टेंस दैट इज आर डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर इनटू r, बस दैट्स ऑल। अब n स्क्वायर का मतलब क्या है, हियर n मतलब l डैश अपॉन l, न्यू लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले पर बनाते हैं, बताओ जी n का कैसे निकालें। n का मतलब क्या है, न्यू लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो न्यू लेंथ कितना 3 टाइम्स किया गया है, तो 3l बाई l इसका स्क्वायर कर दिए इनटू r, बराबर है। अच्छा ये l से l गया, 3 का स्क्वायर कितना 9 आ गया 9r, बस एक लाइन में कैलकुलेशन। सो r डैश कितना आ गया 9r आ गया। ऐसे भी इतना कुछ करने, वॉल्यूम इक्वेट करने, a बाई a डैश को लेंथ के टर्म में ले जाने, इतना करेंगे तो काम चला। डायरेक्ट शॉर्ट अप्लाई करो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है कि लेंथ को बढ़ाने घटाने से रिलेटेड क्वेश्चन है कि लेंथ को हम इतना बढ़ा दिए या घटा दिए, तो आप शॉर्ट फॉर्मूला आप r डैश इक्वल टू n स्क्वायर इनटू r, वेयर मेक इट अ पॉइंट टू रिमेंबर दिस n इज l डैश बाय l, ओके। आप एक लाइन इसको सॉल्व कर लोगे। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसी टाइप का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, n स्क्वायर इनटू r कर दो तो न्यू लेंथ मिल जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और ये किस केस में अप्लाई करना है, जब लेंथ को स्ट्रेच कर दिया गया, कंप्रेस कर दिया गया, तो हम अभी कंप्रेस करके बता रहे हैं। ये तो स्ट्रेच किए थे, है ना, अभी हम कंप्रेस करके बता रहे हैं, कंप्रेस करके मोटा कर देंगे, पतला करो मोटा करो, सारा इस शॉर्ट फॉर्म पर सॉल्व हो जाएगा आपकी। चलो एक मान लेते हैं कि यहाँ पर ये मान लो कि एक कंडक्टर है, बिल्कुल है, मान लो बहुत अच्छा कंडक्टर है, इसका लेंथ l है, ठीक है, रेजिस्टेंस r है, क्रॉस सेक्शन एरिया a है।
इसको कंप्रेस कर दिया गया, कंप्रेस करके एक छुटका सा बना दिया गया, बेचारा पिचक गया, मोटा बन गया। ए डैश हो गया, लेंथ इसका चलो मान लिया कि हम हाफ कर दिए, लेंथ को हाफ कर दिए, है ना। तो आपको बताना है कि इसका आर डैश क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस आर है तो उसका आर डैश वर्ड्स में लिख देते हैं। अब कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस आर है, लेंथ एल है, एरिया और सेक्शन एरिया ए है, ठीक है। और कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस आर, लेंथ एल, एरिया ए इज compressed to half of its original length, ठीक है। कंप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया है। फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए, तो आप शॉर्ट फॉर्मूला पर भी जा सकते हो, शॉर्ट से पहले देख लो आप, शॉर्ट तो बहुत शॉर्ट है। r डैश इक्वल टू क्या लिखोगे, n स्क्वायर इनटू r, बहुत अच्छा। n का मतलब क्या बताए थे, l डैश अपॉन l, बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा, l डैश का मतलब क्या है, न्यू लेंथ क्या है, l बाय 2 है, दिस इज l डैश, यही l डैश है हमारा। चलो l डैश मतलब l बाय 2 अपॉन l, ठीक है। क्या हो जाएगा, l से l गया, हाफ का स्क्वायर 1/4, मतलब ये आ गया r/4। l से l गया, हाफ बच गया, हाँ, तो हाफ का स्क्वायर 1/4। यहाँ पर हम लेंथ को जब हम हाफ कर दिए तो रेजिस्टेंस इसका स्क्वायर टाइम्स नया वाला रेजिस्टेंस आ गया, बताएंगे, ठीक है। आप कंप्रेस करो, स्ट्रेच करो, है ना, जो भी कर रहे हो उसका जस्ट स्क्वायर कर देना, तो न्यू रेजिस्टेंस इनटू आर लगा देना, तो जो भी आपका ओरिजिनल रेजिस्टेंस दिया है उसको उतना टाइम्स हो जाएगा। आपको ऐसे भी लेंथ दिया जा सकता है, इस तरह से भी क्वेश्चन लगा सकता है आपको। ये 10 मीटर है मान लो लेंथ, है ना, एरिया ए है, रेजिस्टेंस आर है, इसको ऐसे कर करके 30 मीटर या 15 मीटर का लेंथ कर दिया गया है। इसका आर डैश बताइए, एरिया भी चेंज हो गया, वही चीज है। एल डैश ये वाला बात वाला जो चीज है, एल डैश है, ये आपको एल डैश का वैल्यू दिया है, ये आपका एल है, ठीक है। तो बना लो आर डैश का मतलब क्या, एल डैश अपॉन एल, एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर ना, तो एन मतलब एल डैश बाई एल ही, तो एल डैश कितना है 15/10, है ना, 15/10 का स्क्वायर कर लो इनटू आर, कितना आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर 225, है ना, 15 का स्क्वायर 25, हाँ 225, जरा 10 का स्क्वायर करो तो 2 डिजिट बाद यहाँ लगा, है ना, इतना आर हो गया। तो ये आपका आर डैश है, 2.25 टाइम्स, कितना टाइम्स बढ़ा, 1.5 टाइम्स, देख रहे हो 10 है और ये 15 हो गया, तो कितना टाइम्स बढ़ा 1.5 टाइम्स। तो आपका लेंथ हम बढ़ा दिए 1.5 टाइम्स, तो जो न्यू रेजिस्टेंस है इसके स्क्वायर टाइम्स ओरिजिनल से बढ़ जाएगा, तो इसका स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगा 2.25 ही तो होगा ना, ठीक है। आप वैसे लॉन्ग मेथड से भी जा सकते हो, आपकी मर्जी, r इक्वल टू रो इनटू एल बाई, यहाँ करो, दोनों को डिवाइड करो, आओगे आप a और a डैश के टर्म में, फिर वॉल्यूम को इक्वेट करो, वॉल्यूम को इक्वेट करके l और l डैश में आ जाओगे, है ना, a डैश को हटा करके l डैश का वैल्यू डाल दो, लंबा प्रोसेस जाएगा, हम शॉर्ट में इस फॉर्मूला से अप्लाई कर देंगे, है ना। तो आप याद रख लो, फिर से लिखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ कहीं लिख देते हैं, r डैश इज इक्वल टू r n स्क्वायर इनटू r, वेयर n के जगह पर क्या लेना है, l डैश अपॉन l, बस दैट्स ऑल, ठीक है। तो आज का लेक्चर पार्ट इतना ही है ना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसके जस्ट आगे का टॉपिक लेकर के, तब तक ये पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। सो आज हमने करंट का जो स्टार्ट किया सेकंड पार्ट, हाँ
इसको अभी कंटिन्यू करेंगे। आज बस सिस्टमैटिक ढंग से इसको पहले खत्म करेंगे, उसके बाद में किसी दूसरे में हाथ लगाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।